Hello friends and students. Today we are starting class 7th chapter number 1 of civics on equality. On equality, समानता, equality. समानता क्या होती है सबसे पहले हम ये समझें. समानता मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना, ये कहलाता है समानता. मतलब एक को जो चीज़ दी गई है दूसरे को भी वही चीज़ दी जाना चाहिए. जैसे हम लोग घर में देखते हैं कि कुछ भी खाने को बनता है तो दो भाई अगर होते हैं तो दोनों भाइयों को इक्वल दिया जाता है. उसी वर्ड से बना है इक्वलिटी, समानता. मदर फादर जो होते हैं वो अपने बच्चों में इक्वलिटी रखते हैं, दो में भेदभाव नहीं करते हैं. तो ये हमारा चैप्टर भी इक्वलिटी पे ही है और ये डिस्कस करता है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी देता है, हमको इक्वलिटी प्रोवाइड करवाता है. हमारे देश में समानता है या असमानता है, इक्वलिटी है या इनइक्वलिटी है. हमारे देश के संविधान ने हमको आर्टिकल 14, जैसे किसी एक्ट में सेक्शंस होते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं. मतलब हम समझ सकते हैं बेसिक लेवल पे समझना हो हमको तो उसमें 14 नंबर का जो पॉइंट है वो बात करता है इक्वलिटी का. क्या होती है इक्वलिटी, इस पे हमको दो स्टोरी बोर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे. अब ये जो स्टोरी बोर्ड दिए हुए हैं उसमें हम देखें, पहला स्टोरी बोर्ड जो है वो ये बता रहा है हमको, एक मेड है, एक घर में काम करने वाली डोमेस्टिक वर्कर है. जैसे हमारे आपके घर में भी कोई एक डोमेस्टिक वर्कर होगा जो कि कुछ काम करने के लिए कुछ समय के लिए आता होगा, जिसको हम कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए, चाहे वो हम उससे कपड़े वगैरह धुलवाएंगे या फिर बर्तन वगैरह धुलवाएंगे या कुछ और करवाने के लिए हम उसको कुछ थोड़ी बहुत मनी देते हैं. अब वो जो कांता नाम दिया है इसमें मेड का, तो कांता और उसकी फ्रेंड जो हाउस मेड है या अपन बोलते डोमेस्टिक वर्कर है, उस डोमेस्टिक वर्कर का नाम है कांता. वो जो कांता है अपनी फ्रेंड से बात करती है, एक इलेक्शन के समय, चुनाव के समय वोटिंग के लिए लाइन में लगी हुई है और वो देखती हैं कि उन्हीं के बॉस जो हैं, जिनके यहाँ वो काम करती हैं, वो भी वहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं. तो वो आपस में डिस्कस करती है कांता और उसकी फ्रेंड कि हाँ, हमारे देश में इक्वलिटी, समानता है. देखो हमारे संविधान ने सभी को एक जैसा राइट्स दिए हुए हैं कि वो व्यक्ति जो बॉस है वो भी लाइन में लग के वोट करेगा और एक जो उसके यहाँ ही एम्प्लॉई है या फिर वर्कर है, डोमेस्टिक वर्कर है, वो भी उसी लाइन में लग के और वोट देगा. सभी को एक ही वोट देने की परमिशन होगी, एक ही बार वोट देना होगा और उनकी वोटिंग की वैल्यू भी एक ही होगी. ऐसा नहीं होगा कि मैंने वोट डाला तो 5 वोट गिनेंगे, आपने वोट डाला तो 2 ही वोट गिनेंगे, ऐसा नहीं होगा. तो एक ही वोट देने की परमिशन है, लाइन में लग के ही वोट देना है और एक के बाद एक 1 बाय 1 हमको वोट देना है. तो उसके पीछे उसके बॉस लगे हुए थे, उसके जहाँ वो काम करती थी वो लगे हुए थे, उसके मालिक. तो उसने देखा कि हाँ, यहाँ पे हमको वोटिंग की लाइन में समानता दिखती है. मतलब मेरे रिचनेस और पुअरनेस से, मेरी अमीरी और गरीबी से इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा वोटिंग देने से, मेरी जाति से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे धर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे पढ़े लिखे होने या अनपढ़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, इंडिया में कहीं पे भी पैदा हुआ हूँ, मुझे वोटिंग राइट्स रहेंगे. ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल की एज जैसे ही मैं पार करूँगा, जैसे ही मैं 18 साल का हूँगा, मुझे वोटिंग के राइट्स मिल जाएंगे और मुझे कोई भेदभाव नहीं होगा वोट देने में. तो यहाँ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, समानता है. अब दूसरी बात आती है, कांता जब अपने घर जाती है तो वो देखती है उसकी डॉटर जो है वो बीमार पड़ी हुई है. अब बीमार पड़ी हुई है, बीमार हो गई है
तो बीमार होने पे उसको डॉक्टर के लिए फ़ीस देना पड़ेगी, कुछ मेडिकल के खर्चे आएंगे, दवाइयाँ वगैरह रखना पड़ेगी, वो खरीदना पड़ेंगी, उसके लिए पैसे लगेंगे। उसके पास पैसे नहीं हैं। अब उसको कल अपनी बच्ची को हॉस्पिटल दिखाने भी जाना है, और चूँकि उसके पास पैसे नहीं है तो उसको काम पे भी जाना पड़ेगा, ताकि वो अपने जहाँ वो काम करती है उस ऑनर से, अपने बॉस से वो पैसे बोरो कर सके, उधार ले सके, ताकि वो उधार लिए हुए पैसों से अपनी बच्ची को हॉस्पिटल में जाके दिखा सके। तो यहाँ हम बात करें कि यहाँ अब हमको इक्वलिटी नहीं दिखती है। हमको लगता है कि कुछ लोग रिच हैं, कुछ लोग पुअर हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है। तो गरीबी और अमीरी ये हमको असमानता, इनइक्वलिटी बताती है। तो इसी बारे में हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि कहाँ समानता है, कहाँ असमानता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में हमारा जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट मतलब ऐसे फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, टोटल 6 हैं। उन 6 में से पहला हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। उसी चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं। इक्वल राइट टू वोट, उसी को समझाया हुआ है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। नाउ ये बोल्ड किया हुआ वर्ड दिखा हुआ है, यहाँ पे फ्रेज लिखा हुआ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सबसे पहले हम इसको समझें। पुराने ज़माने में हम लोग 9th और 10th में पढ़ेंगे इस चीज़ को NCERT में, कि पुराने ज़माने में हर व्यक्ति को, यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में हर व्यक्ति को वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। केवल उस व्यक्ति को वोटिंग के राइट्स होते थे जिसके पास मकान हो, मतलब खुद का घर हो, उसके पास पैसा हो, मतलब वो उस पैसे से टैक्स भर रहा हो, वो टैक्स पेयर हो, मकान हो, टैक्स पेयर हो, और वो पढ़ा लिखा हो। और महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं हुआ करते थे, तो केवल वो जेंट्स को वोटिंग राइट होते थे। और ऐसा जेंट्स जो पढ़ा लिखा है, जो कमा रहा है और अपने कमाने पर से वो टैक्स पे कर रहा है, और उसके पास खुद का घर मतलब प्रॉपर्टी वगैरह कुछ है। फिर वो बाद में धीरे धीरे उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हुए। इंडिया वो पहली कंट्री थी जिसने अपना संविधान, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनते से ही लोगों को इक्वल वोटिंग राइट्स दे दिए। हम समझेंगे इस पे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वर्ड कहाँ से आया, क्या आंदोलन हुआ, वो इसी चैप्टर में हम समझेंगे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल का मतलब होता है जो पूरे सभी लोगों पे अप्लाइड हो, मतलब ऑल ओवर इंडिया पे अप्लाइड हो, या एक कंट्री जहाँ जो है उस पे पूरा अप्लाइड हो। यूनिवर्सल एडल्ट जो 18 साल से बड़ा हो, ठीक है। फ्रेंचाइजी मतलब राइट टू वोट, फ्रेंचाइजी मतलब होता है राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार। तो यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो 18 साल से ज़्यादा हो गया हो, जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा हो गई हो, उसको इर्रिस्पेक्टिव, मतलब इस बात को नज़रअंदाज करते हुए, क्या नज़रअंदाज करते हुए कि उसकी कास्ट क्या है, यहाँ लिखा हुआ है सब चीज़ें, उसकी कास्ट क्या है मतलब जाति क्या है, उसका पंथ क्या है, क्रीड क्या है, उसके धर्म रिलीजन क्या है, उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, उसका सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, वो अमीर है या गरीब है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है या नहीं है, जो भी हो, या उसका प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया में ही होना चाहिए, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और इंडिया में किसी भी एरिया में पैदा हुआ हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे केरल में हो, चाहे असम में हो, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में हो, किसी भी स्टेट में पैदा हुआ हो, उसको वोटिंग राइट्स होंगे, उसको इलेक्शन में वोट डालने का अधिकार होगा। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो आगे हम बात करते हैं कि कांता जो है वो एक स्लम इलाके में रहती है। हमने पहली स्टोरी पढ़ ली, पहली स्टोरी में वो वोटिंग राइट्स पे खड़े थे, वोटिंग राइट्स के लिए वो वोटिंग के लिए एक क्यू बना के खड़े हुए थे और वहाँ पे उनको इक्वलिटी दिखी थी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे उसी स्टोरी से लिंक्ड है कि
कांता जो है वो एक स्लम इलाके में रहती है, एक गरीब इलाके में, झोपड़पट्टी वाले इलाके में वो रहती है, वहाँ पे स्लम एरिया में, जहाँ उसके घर के पीछे से ही ड्रेन जाता है, नाला वगैरह गुजर रहा है। और अब उसके सामने मतलब राइटर ये बोलना चाह रहा है, एनसीईआरटी अब समझाना चाह रहा है कि वो गरीब है और उसके मालिक अमीर है। तो यहाँ पे उनको इनइक्वालिटी दिख रही है। उसको बोरो करने के लिए, अपने को नहीं भी इच्छा है, उसकी बच्ची की तबीयत खराब है, फिर भी उसको काम पे जाना पड़ता है, मन मार के अपने दिल को समझा के कि मैं अगर काम करने नहीं जाऊँगी तो मुझे पैसे कैसे उधार लूँगी और कैसे अपनी बेटी का इलाज करवाऊँगी, डॉक्टर की फीस भरूँगी या फिर मेडिसिन्स खरीदूँगी। नाउ अगेन हमारा टॉपिक है अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। यहाँ 3 लाइन जो है शुरुआत की वो हमारी रीड आउट करने की है। कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव्ड इन द डेमोक्रेटिक इंडिया। नाउ व्हाट इज डेमोक्रेटिक इंडिया? डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक मीन्स एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम या एक ऐसी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे लोग जो हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो अपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को चूज करते हैं वोटिंग के द्वारा। इस लैंग्वेज अगर हम बोलेंगे तो उसमें बोलेंगे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं। मतलब सिंपल वे में समझें, डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक सिस्टम वो होता है ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें हम वोट डालते हैं और हमारा रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग वोट डालते हैं और हमारा विधायक या फिर एमएलए चूज करते हैं हमारे एरिया के लिए। हम लोग वोट डालते हैं और हमारा सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करते हैं। वो विधायक जो होते हैं, वो जितने भी एक स्टेट में विधायक होते हैं, वो सब मिलके अपना मुख्यमंत्री चूज करते हैं। हालांकि वो अपनी जो मेजॉरिटी पार्टी जीतती है वो लोग मिलके चूज करते हैं, बट हम सब एक इजी वे में समझने के लिए कर सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री, जो विधायक है, वो सब मिलके अपना एक मुख्यमंत्री चूज करेंगे मेजॉरिटी में, सबकी सम्मति से कि हाँ हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और सेम कंडीशन होगी सांसदों के साथ। जितने भी सांसद होंगे वो सभी सांसद मिलके, मेजॉरिटी पार्टी वाले जितने भी सांसद होंगे वो सब मिलके और अपना एक प्रधानमंत्री चूज करेंगे। तो हमारे यहाँ भी सेम सिस्टम है, मतलब हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है। एंड हु हैव द राइट टू वोट, और जिसको वोटिंग देने के राइट्स हैं, बट whose daily living and working conditions are far from equal। उनकी कंडीशंस, हिंदी मीनिंग इसका ये है कि कांता जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि गरीब हैं, जो हमारी डेमोक्रेटिक इंडिया में जीते तो हैं, पर उनको वोटिंग राइट्स भी हैं, पर इक्वलिटी उनकी रिचनेस और पुअरनेस में नहीं है। वो गरीब हैं और कुछ लोग बहुत अमीर हैं। तो हमारे यहाँ अमीरी और गरीबी का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है, ये बोलने की कोशिश करी गई है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है। अगेन अगला पैराग्राफ में हम बात करें तो यहाँ बताया गया है, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ इक्वलिटी इन इंडिया इज अ कास्ट सिस्टम। जातिगत सिस्टम जो है वो भी हमारे देश में एक इनइक्वलिटी का कारण है। पहला हमने कारण देखा रिचनेस और पुअरनेस, अमीरी गरीबी। दूसरा हम बात कर रहे हैं कास्ट सिस्टम। हम रूरल एरिया में जाएंगे तो हमको ये कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम गांव वगैरह में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम आज भी प्रैक्टिस में लिया जाता है। पर अगर हम उसी के मुकाबले अर्बन एरिया में, शहरी इलाके में जाएं, किसी सिटी प्लेस पे जाएं, तो हमको ऐसा लगेगा कि नहीं, सब व्यक्ति इक्वल है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे हम लोग उसकी जात पूछते हैं और उसके बाद फ्रेंडशिप कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमको अर्बन इलाके में देखने को नहीं मिलता है। अगेन इसका एक एग्जाम्पल है मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल का मतलब होता है शादी से संबंधित, रिलेटेड टू मैरिज, मैट्रिमोनियल्स। हम लोगों ने सबने मैट्रिमोनियल्स के ऐड देखे होंगे पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में। यहाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर की है, हिंदी न्यूज़पेपर में भी सेम कंडीशन होती है कि वहाँ पे जब मैट्रिमोनियल एड्स आते हैं, जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, उसमें जाति लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे भी हमको इनइक्वलिटी देखने को मिलती है।
कि हर व्यक्ति जो है वो अपनी जाति में ही अपना ब्राइड ग्रूम या ग्रूम ढूंढता है, मतलब दूल्हा या दुल्हन जो होती है वो अपनी जाति में ही ढूंढता है। तो यहाँ पे हमको इनइक्वलिटी की प्रैक्टिस देखने को मिलती है। आगे हम बात करें तो तीसरे पैराग्राफ में दिया हुआ है दलित। दलित इज अ टर्म दैट इज सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज्ड टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित मीन्स ब्रोकन, and by using this word lower caste are pointing how they were and continue to be seriously discriminated against। दलित बेसिकली वर्ड जो है उसका मतलब होता है ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ। वो व्यक्ति या वो समाज जो आर्थिक तौर पे या सामाजिक तौर पे जो आगे नहीं बढ़ पाया या वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है। टूटा हुआ है इट मीन्स वो पिछड़ा हुआ है और उसके ऊपर अत्याचार वगैरह हुए हैं। इसी में हमको एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का दिया हुआ है यहाँ पे। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर। इन्होंने बुक लिखी थी, बुक का नाम था झूठन। उन्होंने उस बुक में ऑटोबायोग्राफी थी ना। व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी? जब कोई व्यक्ति खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखता है तो हम उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। बायोग्राफी, उसमें से ऑटो हटा देंगे, बायोग्राफी मतलब किसी व्यक्ति की ज़िंदगी के बारे में कोई दूसरा लिखे। तो जब कोई दूसरा लिखेगा तो बायोग्राफी, खुद लिखेंगे तो ऑटोबायोग्राफी। तो उन्होंने अपनी खुद की लाइफ के बारे में लिखा और उन्होंने क्या लिखा? आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। मुझे अपनी क्लास में दूसरों से अलग बैठाया जाता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और उसके अलावा भी अलग बैठाने के साथ ही मुझे फ्लोर पे, ज़मीन पे बैठाया जाता था। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। सम टाइम आई वुड हैव टू सिट ऑन बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर। और कभी कभार मुझे दरवाजे के पास में, पीछे की तरफ जो दरवाज़ा होता था इस क्लासरूम में, उसके पास बोले मुझे बैठना पड़ता था। समटाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न। कई बार टीचर्स जो होते थे वो मुझे बिना किसी गलती के भी मार देते थे। उनका कहने का मतलब है क्योंकि मैं एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ इसलिए मुझे मेरे ऊपर अत्याचार किए जाते थे या मेरे साथ इनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को उनके हेडमास्टर ने, मतलब प्रिंसिपल ने हेडमास्टर ने ये कहा कि तुम स्कूल की साफ सफाई करो और स्कूल बिल्डिंग की तो करना ही है, साथ में प्लेग्राउंड की भी करना है। और वो छोटे से थे, उनका कहना था कि मैं छोटा सा शरीर था, छोटी सी फिजिक थी, मैं कैसा इतना बड़ी स्कूल को साफ करता। फिर उनका कहना है मैं जब साफ सफाई करता था तब हेडमास्टर अपने रूम में बैठ के मुझ पे नज़र रखा करते थे कि मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इवन आई वॉज नॉट अलाउड टू गेट द वाटर, ड्रिंक ऑफ वाटर। उस पानी की टंकी से, उस पानी के सोर्स से मुझे पानी पीना अलाउड नहीं था जिससे दूसरे बच्चे पानी पीते थे। आगे हम बात करें उसी में, ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। कपल ऑफ डेज मतलब अगले कई दिनों तक उनसे स्कूल और स्कूल के प्लेग्राउंड की सफाई करवाई गई। एंड दिस ओनली केम टू एंड इवन व्हेन हिज फादर हु हैपेंड टू बी पास्ड बाय सॉ हिज सन स्वीपिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है इसलिए मैं रीड आउट करके बता रहा हूँ। जब उनके फादर ने जो वहाँ से अचानक स्कूल के पास से क्रॉस हो रहे थे किसी काम से, तब उन्होंने देखा कि उनका बच्चा जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं वो साफ सफाई कर रहे हैं प्लेग्राउंड की, और वो उसको देख के थोड़ा सा नाराज़ हुए और वो सीधे प्रिंसिपल के पास गए। नाउ उन्होंने क्या बोला, यू आर अ टीचर
आप एक टीचर हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है कि आप बच्चे में डिस्क्रिमिनेट करें। आपकी नज़र में सब बच्चे एक जैसे होना चाहिए। सो आई एम लिविंग नाउ, चूँकि आप टीचर हैं, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं जा रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस, पर एक चीज़ याद रखिए, मच मास्टर ही विल स्टडी राइट हियर, वो पढ़ेगा इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में पढ़ेगा। एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और केवल वही दलित कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं है जो पढ़ेगा, उसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे जो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, और आप उनको एक समय आएगा जब आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे और आप उनको पहचानेंगे कि हाँ ये भी इक्वल ही हैं। नाउ ये हमारी पहली स्टोरी कंप्लीट हुई ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, जिनकी बुक का नाम याद रखना है झूठन। झूठन, बाजू में एक फोटो भी दी हुई है उसी में, झूठन अ दलित्स लाइफ। झूठन ही याद रख लेंगे तो हमको चलेगा, MCQ में पूछे जा सकते हैं। नाउ सेकंड स्टोरी पे हम आते हैं, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ये सेकंड स्टोरी दी हुई है हमको इनइक्वालिटी को समझाने के लिए। पहली वाली कास्ट बेसिस पे थी, सेकंड वाली रिलीजन बेसिस पे। पहली वाली जातिगत पे थी, जाति से रिलेटेड भेदभाव जो होते हैं उस पे थी। अब जो हम सेकंड पढ़ रहे हैं ये धर्म से रिलेटेड जो भेदभाव होते हैं उस पे बेस्ड है। तो सेकंड स्टोरी वॉज एन इंसिडेंट ऑफ अ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। इस स्टोरी का बेस ये है कि मिस्टर और मिसेस अंसारी जो हैं वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और वो जो हैं वो घर ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनको एक घर चाहिए किराए से, रेंटेड प्लेस चाहिए, और उनको कोई रेंटेड प्लेस नहीं दे रहा है। क्या बोल रहे हैं देखते हैं हम लोग, कुछ लाइंस मैंने अंडरलाइन करके रखी है। द डीलर इन्फॉर्म दैट he knew about quite a flats or apartments that were available for rent। एक प्रॉपर्टी ब्रोकर जो है, प्रॉपर्टी डीलर जो है, उन्होंने उनको बताया मिस्टर मिसेस अंसारी को कि हाँ मेरे नज़र में, मेरी पहचान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको किराए पे घर देना है और होपफुली आपको पसंद आएगा। उनको एक प्रॉपर्टी पसंद भी आई, पर जो लैंड ऑनर था उसने क्या बोला, उसका कहना था कि शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट, जो नॉन वेज खाता हो, बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेसिडेंट। इस चीज़ को सुन के वो ब्रोकर भी, प्रॉपर्टी डीलर भी और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी भी आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज्ड हो गए कि कैसे एक व्यक्ति के घर में वो अपना खाना बनाएगा और आपको दूसरे को उससे तकलीफ होगी। ये थोड़ा सुनने में स्ट्रेंज लगा उनको। फिर फाइनली इसी में हम आगे आते हैं। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम, उन्होंने कई प्रॉपर्टी विजिट करी, उनको सेम ही आंसर मिलते रहे कि वो धर्म के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करते हुए उनको प्लॉट नहीं दिए जाएंगे या उनको अपार्टमेंट नहीं दिए जाएंगे, घर नहीं दिए जाएंगे। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल्ड देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेस कुमार। अब डीलर ने जब बहुत सारे घर उनको दिखा दिए, तब उसने डीलर ने उनको एक सजेशन दिया कि आप एक काम करिए, आप अपना नाम जो है वो मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताइए, ताकि आपके नाम से आपके धर्म को कोई आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए और आपको रेंटेड अपार्टमेंट जो चाहिए है, घर जो चाहिए है, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। बट ही रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। अब हमारा एक नया वर्ड आता है, एक नया टॉपिक निकलता है यहाँ से, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी को हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि हमारी मान मर्यादा या हमारी प्रतिष्ठा, सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी भी कुछ इज्जत है, ठीक है। तो उनका कहना था व्हेन अ पर्सन ट्रीटेड अनइक्वलिटी
unequally, their dignity is violated. Dignity मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, violated मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, भंग करना, उल्लंघन करना. The dignity of both Om Prakash Valmiki and Ansari was violated because of the way in which they were treated. उन दोनों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात करें या अंसारी जी की बात करें, उन दोनों की ही डिग्निटी जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, उसको हर्ट किया गया था. जो उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ था उसको देखते हमको पता चलता है. ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसी में इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. बाजू में एक स्टोरी बोर्ड दिया हुआ है, उसमें 1975 की अमिताभ बच्चन जी की एक बहुत फेमस मूवी के बारे में उसको पिक किया गया है, डिपिक्ट किया है, दीवार मूवी. दीवार मूवी में उनका कहना था कि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ. इट वॉज अ फेमस डायलॉग ऑफ अमिताभ बच्चन. उसकी शूटिंग में जो था वो एक, जब अमिताभ बच्चन छोटे रहते हैं उस मूवी में, तब वो एक शू पॉलिश का काम करने वाले बच्चे होते हैं. एक रोड साइड पे बैठ के, फुटपाथ पे बैठ के और लोगों के जूते पॉलिश करते हैं. और एक सूट बूट में व्यक्ति जो होता है वो उनको जो पैसे होते हैं, कुछ चिल्लर जो होती है उसका जूते साफ़ करने की, शाइन करने की, पॉलिश करने की, वो उनको फेंक के दे देते हैं. और वो कहते हैं कि नहीं, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ, मैं मेहनत से काम कर रहा हूँ और मेरी भी डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप मुझे हाथ में पैसे दीजिए. फिर इसी मूवी में आगे जाके वो जब बड़े हो जाते हैं, बड़ा उनका रूप होता है, उस समय वो बोलते हैं कि शायद तुमको, वो वापस उसी व्यक्ति से मिलते हैं और बोलते हैं कि शायद तुमको याद होगा, मैंने तुमको पहले भी बोला था कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ. इट वॉज अ फेमस फिल्म, 1975 की है. हालांकि हम, मेरे ख्याल से वीवर्स और खासकर मैं तो पैदा नहीं हुआ था उस समय, पर बहुत अच्छी मूवी है, देखने लायक है. आगे हम बात करते हैं इक्वलिटी इन द इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी हमको कहाँ देखने को मिलती है. अगेन कुछ लाइन रीड आउट कर रहा हूँ मैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल. हमारे संविधान ने, हम पहले ही बात कर चुके हैं, आर्टिकल 14 जो है उसने बोला है कि सभी व्यक्ति समान हैं. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग द मेल एंड फीमेल, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फ्रॉम ऑल कास्ट, वो किसी भी जाति का हो, रिलीजन किसी भी धर्म का हो, ट्राइब किसी भी ट्राइब का हो, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, वो किसी भी एजुकेशनल मतलब पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब वो रिच हो या पुअर हो, आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल, उनको समान माना गया है. आगे हम बात करते हैं इसी टॉपिक पे. द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे उसने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया हुआ है कि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि इक्वलिटी प्रैक्टिस में आए, लोगों को समान तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाए, लोगों को समानता आए, ट्रीट वैसा किया जाए. उसमें हमारे 3 पॉइंट्स हैं जहाँ से हमको ये पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी के बारे में बोला है. पहला, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. वो चाहे हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हों या हम बात करें, हमने जो स्टोरी बोर्ड में पढ़ा है कांता, मतलब एक डोमेस्टिक वर्कर, हमारे देश में रहने वाला हर एक सिटीज़न, हर एक नागरिक इक्वल है और उनके ऊपर एक समान लॉ लगता है. मतलब एक व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है, कोई ऑफेंस किया है, तो उसको जो सज़ा मिलेगी वही सेम ऑफेंस के लिए दूसरे व्यक्ति को भी वही सज़ा मिलती है. ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ है. सेकेंड पॉइंट हम बात करें, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस, पंथ वगैरह के आधार पर, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड वेदर ही इज मेल और फीमेल. कोई भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना तो धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना उसके
पंथ के आधार पर, ना उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, ना ही उसके वो मेल है या फीमेल है इस बेसिस पे। तीसरा पॉइंट है एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। हर व्यक्ति को हर पब्लिक प्लेस पे जाने का अधिकार होगा। पब्लिक प्लेसेस मतलब जैसे हम बात करें कोई कम्युनिटी हॉल है जहाँ पे शादियाँ वगैरह होती हैं, या हम बात करें कि कोई शॉपिंग मॉल है, या हम बात करें कोई ऑफिस वगैरह है, गवर्नमेंट ऑफिस, या कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे सामान्य तौर पे कोई व्यक्ति आ जा सकता है, तो हर व्यक्ति को वहाँ पे जाने आने की परमिशन होगी। नाउ गवर्नमेंट जो है वो दो तरीके से इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी। इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू करना, किस टाइप से अप्लाइड करती है। दैट द गारंटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट थ्रू द लॉ एंड सेकेंड थ्रू द गवर्निंग प्रोग्राम और स्कीम टू हेल्प द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़। पहला कानून बना के, हमारे देश में कानून है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दलित कम्युनिटी के व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है, हमने पढ़ चुके हैं कौन कौन से बेसिस हैं, अगर कोई ऐसा भेदभाव करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। ये पहला रास्ता है जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है कानून बना के। दूसरा होता है स्कीम्स और प्रोग्राम। क्या होते हैं ये प्रोग्राम्स और स्कीम्स? गवर्नमेंट किसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, जैसे वो इनइक्वलिटी को ख़त्म करना चाहती है और इक्वलिटी को बढ़ावा देना चाहती है, तो उसके लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला सकती है ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ नहीं है, इनइक्वलिटी, हर व्यक्ति एक समान है। और कुछ स्कीम्स चला सकती हैं ताकि जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी है, ऐसी कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी के लिए बोला गया है, डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी है जो कि पिछड़ी हुई है, उनको भी मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में लाया जा सके और उन व्यक्तियों को भी वही स्टेटस मिल सके जो कि दूसरे व्यक्तियों को मिलता है। नाउ अब हम इसको एक एग्जांपल में समझते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम की हम बात करें, मध्याह्न भोजन स्कीम बोलते हैं हिंदी में। क्या है ये? 2001 में सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला कि 6 महीने के अंदर आप सभी को मिड डे मील स्कीम लाना है। और 2001 में तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तमिलनाडु वो पहला स्टेट था। हमारी बुक में भी लिखा हुआ है तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला और तमिलनाडु वो पहली स्टेट थी जिसने ये मिड डे मील स्कीम को अप्लाइड किया। अब पूरे भारत में ये स्कीम लगती है। अब हम इस स्कीम के बारे में समझते हैं क्या होता है। इस स्कीम में ये बोला जाता है कि 8th तक पढ़ने वाले हर बच्चे को, 8th तक, क्लास 8th तक पढ़ने वाले हर बच्चे को जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, उसको एक टाइम का खाना जो है वो स्कूल में ही दिया जाना चाहिए। एक टाइम का खाना 8th क्लास तक के बच्चे को जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है उसको स्कूल में ही प्रोवाइड किया जाएगा। ये मिड डे मील स्कीम है। इसके कई फ़ायदे मिले। वो डिसएडवांटेज कम्युनिटी के या जो भी गरीब बच्चे हैं, जो पुअर हैं, जिनके मदर फादर उनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या किसी और रीज़न से वो स्कूल में, उनको अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको वहाँ पे एक इकोनॉमिक हेल्प हो जाए जिससे उनका एक वक्त का खाना स्कूल में हो जाए। दूसरा, जो माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, मतलब विटामिन प्रोटीन्स की कमी हो जाना किसी बच्चे में, तो जो 8th क्लास तक के बच्चे जो थे उनमें जो माल न्यूट्रिशंस की रिपोर्ट्स आ रही थी कि हमारे इंडिया के बच्चे कुपोषित हैं, माल न्यूट्रिशन हैं, वो समस्या भी इससे सॉल्व आउट हुई।
अब बच्चों को अच्छा खाना मिलने लगा, स्कूल में ही खाना मिलने लगा, उनको भरपेट खाना मिलने लगा, साथ ही उनको कई सारी चीज़ें और भी देते हैं, मिल्क भी प्रोवाइड किया जाता है और बहुत सारी न्यूट्रिशंस चीज़ें भी उनको प्रोवाइड करी जाती हैं। तो वो सब चीज़ें उनको दे के और वो एक प्रॉब्लम, हमने माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ख़त्म करी। तीसरा था हंगरनेस की प्रॉब्लम, भूखमरी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हंगरनेस, मतलब वो बच्चे जिनके मदर फादर वेजर्स थे, मजदूर हैं और इतना नहीं कमा पाते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छा खिला सकें, और जिसके कारण वो जो बच्चे हैं उनमें माल न्यूट्रिशन आ रहा था या फिर वो भूखे ही रह रहे थे, उनको भी वहाँ पे खाना मिला। इसके अलावा जो मेन हमारा कंसर्न है इस चैप्टर से वो ये है कि वहाँ इक्वलिटी देखने को मिली। इक्वलिटी कैसे कि एक अपर कास्ट का बच्चा भी, लोअर कास्ट का बच्चा भी, दोनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे। खाना बनाने वाले जो वर्कर्स रहेंगे, वो वुमेन्स जो रहेंगी, वो अपर कास्ट की भी हो सकती हैं और लोअर कास्ट की भी, मतलब वो दलित कम्युनिटी से भी हो सकती हैं। तो यहाँ एक कम्युनिटी डिफरेंस जो है, जो कास्ट डिफरेंशिएशन था, वो खत्म हो रहा है। अब सब जो हैं वो आराम से बैठ के एक साथ खाना खा रहे हैं। यही हमारी बुक में लिखा हुआ है। दिस प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द कास्ट प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज मतलब भेदभाव वगैरह, बिकॉज बोथ लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। वो एक साथ बैठ के खाते हैं। एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील, और कई जगह पे दलित महिलाओं को भी एम्प्लॉयड किया गया है और वो खाना बनाती हैं। और दोनों, अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, दोनों बच्चे, सभी दोनों कम्युनिटी के बच्चे एक साथ इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, वहाँ बैठ के खाना खाते हैं। नाउ अगेन हम बात करें, इवन दो नेक्स्ट पैराग्राफ में है, one of the main reason of this is that attitude change slowly। ये स्कीम्स जो है वो धीरे धीरे लोगों का एटीट्यूड, नज़रिया चेंज करेगी और लोग फिर इक्वलिटी और इनइक्वलिटी पे वो नहीं करेंगे, सब जन इक्वल हो जाएंगे, कोई अपर कास्ट या लोअर कास्ट नहीं रह जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इवन दो पर्सन्स आर अवेयर ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट लॉ, दे कंटिन्यू to treat people unequally on the basis of their caste and religion। लोगों को पता है कि कानून बन चुका है, ऐसा अगर कोई करता है तो वो कानून का वायलेशन होगा, कानून तोड़ना होगा और उसकी सज़ा हो सकती है, पर उसके बाद भी लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे नज़रिया जो है, इसी टाइप की कुछ स्कीम से, ऐसे ही कुछ कानून से धीरे धीरे ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनइक्वलिटी है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अगला टॉपिक है हमारा इशू ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसी वर्ड का मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं। तो अदर डेमोक्रेसीज, जो दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या इनइक्वलिटीज़ होती हैं, क्या वहाँ पे भी इनइक्वलिटी होती है? तो हम देख रहे हैं यूएसए का एक एग्जाम्पल, अमेरिका का हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। वो एग्जाम्पल है अफ्रीकन अमेरिकन सिटीज़न। अब ये अफ्रीकन अमेरिकन दो कंट्री के नाम क्यों ले रहे हैं? ऐसे व्यक्ति जो कि पहले अफ्रीका से बिलोंग करता था और बाद में वो आके अमेरिका में बस गए, मतलब उनके दादा परदादा वगैरह जो थे, उनका ओरिजिन जो है वो अफ्रीका से है, पर वो आके बस गए कहाँ पे? अमेरिका में। तो अब हम पहले जो ओरिजिनेट कंट्री है उसका नाम लेंगे और उसके बाद जो उनकी करंट कंट्री है उसका नाम लेंगे। तो अफ्रीकन अमेरिकन, होपफुली समझ में आ गया होगा। तो अफ्रीकन अमेरिकन जो है, एक सिटीज़न थी रोज़ा पार्क, रोज़ा पार्क नाम है उनका। इसको हम स्टोरी के जैसे समझते हैं। एक दिन वो अपने लॉन्ग डे स्ट्रगल के बाद, अपने बहुत ही मेहनती काम करने के बाद में वो थक हार के और अपने घर की तरफ जा रही थी, बस में बैठी हुई थी। ये इंसिडेंट है 1 दिसंबर 1955 का। ये डेट हमको थोड़ा याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 दिसंबर 1955। इसमें 2 ईयर हमको याद रखना पड़ेंगे, एक 1964, एक 1955।
तो 1 दिसंबर 1955 को वो अपने घर जा रही थी बस में बैठ के, तब उनको ये बोला गया कि आप उठ जाइए और जो अमेरिकन है, ओरिजिनल नेटिव अमेरिकन है, उनके लिए जगह खाली करिए। और जगह केवल क्यों खाली करना थी? क्योंकि वो अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन की थी, मतलब प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। चूंकि वो अमेरिकन नहीं थी, वो अफ्रीकन अमेरिकन थी, अफ्रीका से अमेरिका आई हुई थी, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इस इंसिडेंट को लेके उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, मैं नहीं उठूंगी। और जो वहाँ पे सीन क्रिएट हुआ, उससे एक आंदोलन स्टार्ट हुआ। एजिटेशन वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। एजिटेशन मीन्स होता है आंदोलन। एक आंदोलन स्टार्ट हुआ और उस आंदोलन का रिजल्ट जो निकला वो निकला सिविल राइट एक्ट 1964। मतलब एक कानून बनाया गया, सिविल राइट एक्ट 1964, जिसमें लोगों के, जो सिटीजन्स थे, उनके सिविल राइट्स मतलब हम सिंपल वे में बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो एक व्यक्ति को जीने के लिए जो राइट्स चाहिए होते हैं, वो सिविल राइट्स उसको दिए गए। और इस मूवमेंट को बोला गया सिविल राइट मूवमेंट, क्योंकि यहाँ से सिविल राइट एक्ट निकला था, इसलिए इस मूवमेंट को बोल दिया गया सिविल राइट मूवमेंट। और इस आंदोलन के बाद में वहाँ पे धार्मिक आधार पर और नेशनलिटी के आधार पर, नेशनल ओरिजिन मतलब अगर कोई व्यक्ति दूसरी कंट्री से आके अमेरिका में बसा है उस पे, या फिर धर्म के आधार पर वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होना बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ऐसा कानून वहाँ पे बन गया। पर क्या कानून बनने से ही सब कुछ हो जाता है? तो हमारा उसी पैराग्राफ में आगे की तरफ दिया हुआ है कि ऐसा नहीं होता है। However, despite the majority of African American continue to be among the poorest in the country, वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो कंटिन्यूसली 1964 में सिविल राइट एक्ट बन जाने के बाद में भी वो रहे तो गरीब ही। एंड मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड द गवर्नमेंट स्कूल। वो प्राइवेट स्कूल में या बड़ी स्कूल में जाना अफोर्ड नहीं कर पाए और उनको सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना पड़ा। विथ फ्यूअर फैसिलिटीज़, जहाँ बहुत कम फैसिलिटीज़ होती थी, एंड पुअर क्वालिफाइड टीचर्स एज कंपेयर टू वाइट स्टूडेंट्स who earlier go to the private schools and live in the areas where the government schools are as highly rated as private schools। जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स भी क्वालिफाइड इतने ज़्यादा नहीं होते थे कि वो बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाएँ और उनको अपनी बातें समझा पाएँ, जैसा कि प्राइवेट स्कूल्स में होता था जहाँ पे वाइट स्टूडेंट्स पढ़ते थे। इसको वाइट और ब्लैक डिस्क्रिमिनेशन भी बोला जाता है। और यहाँ से डिस्क्रिमिनेशन हमको दिखता है कि हाँ, वो दूसरी कंट्री में, दूसरी डेमोक्रेसीज में भी एग्जिस्ट करता है, केवल इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। और हमको भी ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग ख़त्म करें, हम लोग ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना करें। तो होपफुली आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। हमने पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करी है। इसमें ग्लॉसरी दी हुई है एनसीईआरटी में। ग्लॉसरी में दिया हुआ है पहला वर्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को हमने समझ लिया है, वोटिंग देने के राइट्स के बारे में बता रहे हैं। आफ्टर अटेनिंग अ स्पेसिफाइड एज, मतलब 18 साल से बड़े होने के बाद में। डिग्निटी मतलब वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट, या जिसको हमने सेल्फ रिस्पेक्ट बोला है, प्रतिष्ठा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि किसी कंट्री को गवर्न करते हैं, मतलब किसी कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए ये नियम बनाए जाते हैं, इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। सिविल राइट मूवमेंट 1950s में हुआ था, हमने देख ही लिया है। 1955 में वो स्टार्ट हुआ था, 50s के ज़माने से ही वो चल रहा था, स्टार्टिंग से ही 1955 की जो घटना थी उसके बाद ये मूवमेंट बहुत बढ़ गया और 1964 में कानून बन के सामने आया।
होपफुली हमने पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करी है। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी है इसमें, लास्ट में जो पॉइंट दिया हुआ है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, हमको यही चैलेंज है कि हम ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें। और इसी में एक्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। एक्सेप्ट का मतलब होता है एक संक्षिप्त बिंदु, या हम बोलते हैं उसका एक अंश या शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। क्या बोलता है हमारा आर्टिकल 15, हम ये भी कवर कर लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो आर्टिकल 15 है वो मना करता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर मतलब जेंडर के आधार पर, कोई मेल है या फीमेल है, और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कि वो किस जगह पैदा हुआ है। सेकेंड पॉइंट इसका बोलता है, सब आर्टिकल इसका जो 1 है वो बोलता है द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम। स्टेट, नाउ यहाँ स्टेट वर्ड समझना रहेगा, यहाँ गवर्नमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया है, यहाँ स्टेट वर्ड यूज़ किया है। स्टेट मतलब एक बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं जो सरकारें तो हर 5 साल में चेंज हो जाती हैं, पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो चेंज नहीं होता है। जैसे हम बात करें जो भारत है उसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई कंट्री मतलब बने ही नहीं, सरकार ही ना बने। तो सरकारों के बारे में इसमें नहीं बात करी है स्टेट वर्ड में, इसमें समझाया गया है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके अंतर्गत सभी सरकारें आ जाएंगी। वो चाहे फेडरलिज्म की हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो और लोकल गवर्नमेंट हो, वो सभी आएंगी। और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उससे रिलेटेड मतलब सरकारी कंपनीज वगैरह या नगर पालिकाएँ हैं, वो सभी इस चीज़ में आ जाएंगी। ये इतना वास्ट वर्ड है, होपफुली आ गया होगा समझ में। सेकेंड पॉइंट इसका बोल रहा है नो सिटीजन shall on the ground of religious, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restrictions or condition with regard to। किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, पंथ, उसके जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और वो उससे डिसेबिलिटी, उसको उसी कारण से डिसेबिलिटी नहीं दिया जाएगा, उसको किसी चीज़ से वंचित नहीं किया जाएगा, कोई चीज़ देने से मना नहीं कर जा सकती है। लाइबिलिटी, उसके ऊपर दायित्व नहीं थोपा जाएगा कि उसको ये काम इसलिए करना है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म से बिलोंग करता है। और कंडीशंस, उसके ऊपर कोई ऐसी शर्तें नहीं लगाई जाएगी जिससे वो क्योंकि वो उसी जाति या उस धर्म का बिलोंग करता है या किसी और प्लेस उस पर डिस्क्रिमिनेट होता है। एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। किसी भी व्यक्ति को किसी शॉप, दुकान पे, पब्लिक रेस्टोरेंट जहाँ खाना वगैरह खाते हैं, होटल्स जहाँ रहते हैं, और प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, इसी को हमने समझा था पब्लिक प्लेसेस पे एक्सेस के बारे में, उससे उसको प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा। इसका बी पॉइंट है द यूज़ ऑफ वेल्स, कुओं का यूज़ करने के लिए उसको नहीं रोका जाएगा। टैंक्स, तालाब, बाथिंग घाट, जो घाट वगैरह होते हैं नदी के किनारे, उस पर नहाने से उसको नहीं रोक सकते हैं। रोड, सड़क पे चलने से नहीं रोक सकते हैं। प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शली आउट ऑफ स्टेट फंड, ऐसे पब्लिक रिसोर्ट्स जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें सरकार फंड देती है, सरकार ने कुछ पैसे दिए हैं, चाहे पूरे पैसे दिए हों या कुछ पैसे दिए हों, और डेडिकेटेड टू यूज़ फॉर द जनरली पब्लिक, जिसको पब्लिक के यूज़ के लिए ही बनाया गया हो। ऐसे जगहों पर जाति, धर्म, पंथ, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो होपफुली हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।